नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी मध्य प्रदेश के महू में हुए सांप्रदायिक तनाव की, वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर किए बड़े वार की, देखेंगे भूपेश बघेल पर ईडी की रेड पर मचे बवाल को, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के बड़े ऐलान को, जानेंगे चुनाव नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध की। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। संभल मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई से मांगा जवाब, कहा विवादित ढांचे की भारी दीवार पर पुताई से क्या दिक्कत, अगली सुनवाई 12 मार्च को। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव ने चुनाव के लिए खींची है लंबी लाइन, बीजेपी के बस की बात नहीं इसे मिटाना। सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, बोले सभी औरंगजेब का मकबरा हटाने के पक्ष में, कांग्रेस सरकार ने इसे एएसआई के अधीन किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में जय शिवाजी और जय भवानी का दिया नारा। 59 साल की मार्क कार्नी होंगे कनाडा के नए पीएम, 85.9% वोटों से शानदार जीत की हासिल, अमेरिका की व्यापार नीतियों पर कड़ा रुख अपनाने का किया दावा। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। खेल का किस तरीके से राजनीतिकरण किया जाने लगा है, उसका एक ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के महू से निकलकर सामने आया है। भाजपा शासित राज्य में उत्सव और जुलूस के बहाने हिंसा को बढ़ावा देने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। भारत की जीत का जश्न मना रही भीड़ ने मस्जिद के बाहर सांप्रदायिक नारे लगाए और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंदौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी मुकाबले में भारत की जीत पर जश्न का माहौल अचानक हिंसा और तनाव में बदल गया। जीत के जश्न पर दो पक्षों के बीच झड़प हुई और हालात तनावपूर्ण हो गए और सवाल उठने लगे कि खेल के बहाने राजनीतिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। दरअसल रविवार 9 मार्च को भारतीय टीम की चैंपियनशिप जीतने के साथ ही महू में 100 से ज्यादा लोगों ने 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकाला। इस दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव की घटना हुई और देखते ही देखते हालात नियंत्रण से बाहर होते चले गए। घटना को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि खेल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश किसके द्वारा की गई। घटना पर विपक्ष की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। साथ ही इसे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव, संसद सत्र में अमेरिकी टैरिफ और मणिपुर के मुद्दे समेत चुनाव में की जा रही धांधली के मुद्दों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। घटना को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ घटना को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये पूरा मामला मस्जिद के बाहर पटाखे फोड़े जाने के बाद सामने आया। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बता दें, महू के कई इलाकों में पथराव और आगजनी की घटना हुई। इनमें मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतक मोहल्ला, धान मंडी, पत्ती बाजार इलाके शामिल हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 15 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त भी किया गया। इनमें से 6 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। इनमें 2 कार भी शामिल है। फिलहाल घटना की जाँच की जा रही है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और पहले ही दिन सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। एक तरफ डीएम के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेर लिया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी को विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। तो कैसे सत्र के पहले ही दिन चौतरफा गिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार जिस मुद्दे पर अक्सर बचती नजर आती है, संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने उसी मुद्दे पर मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, तमाम गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं, इसलिए वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन कांग्रेस सांसद ने चुनाव में हो रही धांधली पर जोर देते हुए सरकार को उसी के सवाल पर घेर लिया। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर
पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके गुड। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है, जिस पर राहुल गांधी ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए। बता दें, कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव में धांधली के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। इसी तरह राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। इसके अलावा सदन में नई शिक्षा नीति और 3 भाषाओं के विवाद पर भी खूब बवाल देखने को मिला, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के डीएमके नेताओं को बेईमान और असभ्य कहे जाने पर सांसदों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और सदन से वॉकआउट कर लिया। इस तरह सत्र के पहले ही दिन सदन में भारी बवाल देखने को मिला। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए विपक्ष ने सवाल और चर्चा की मांग की। ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष ने अमेरिका के ट्रेड टैरिफ, मतदाता सूची में कथित हेरफेर, वक्फ विधेयक, परिसीमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा नियम जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की योजना लगभग तैयार कर ली है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताते चले 10 मार्च से संसद का दूसरा सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होने की संभावना है। तो वहीं इस सत्र में विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक पर भी टकराव के हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में इस बिल को लाया जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सदन में किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की। इसमें भूपेश बघेल के बेटे के घर और ठिकाने भी शामिल रहे। ईडी की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक की सियासत में बवाल मच गया। भूपेश बघेल ने ईडी के एक्शन पर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए पंजाब को लेकर बड़ी चेतावनी तक दे डाली। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे कि केंद्र की मोदी सरकार के इशारों पर ईडी काम करती है, और ये सवाल एक बार फिर ताजा हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद ये सवाल खड़े हुए। पूर्व सीएम के घर सहित 14 अन्य जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड मारी, जिसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर भी एक्शन लिया गया। बता दें, कार्रवाई वित्त अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में बताई जा रही है, जिस पर जबरदस्त राजनीतिक घमासान मच गया है। विपक्ष से मोदी सरकार की चाल करार दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईडी की तरफ से यह एक्शन संसद सत्र के पहले दिन लिया गया है, जहां विपक्ष ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है। इस बीच भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि झूठे केस में ईडी फंसाने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि 7 सालों से चल रहे झूठे केस को कोर्ट तक ने बर्खास्त कर दिया है। बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। देखिए, जो पंजाब में वहाँ बघेल साहब का स्वागत हुआ, और पंजाब में आप सभी लोगों को पता कि जो बीजेपी का हाल हुआ, और जैसे उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में या किसी और बीजेपी के कभी पंजाब में पांव नहीं लग सकते, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही पंजाब के अगेंस्ट काम किया है। और जब बघेल साहब को इंचार्ज लगाया गया, जी आर्म ट्विस्ट है, क्योंकि उनकी बाम रोड़ो और उनको डराओ और पंजाब के कांग्रेसियों को डराओ। बिल्कुल हम नहीं डरते, जो करना है इन्होंने करें, हम अपना काम करते रहेंगे और पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पंजाब की जो एकता है उसके लिए काम करेंगे। हिंदू सिख एकता जो चल रही है, जो पहले टेररिज्म के टाइम में खत्म नहीं हुई, उसी को आगे लेकर चलते जाएंगे और हम डरेंगे नहीं, हम कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को केंद्र का पालतू कुत्ता तक बता दिया। मीडिया से बातचीत में मणिकरम टेगोर ने आरोप लगाया कि ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसे में ईडी पर फिर गंभीर सवाल उठ गए हैं। साथ ही पूर्व सीएम के घर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। बताते चले, ईडी छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ रुपए की कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है।
दावा है कि इस घोटाले में राज्य के कई प्रमुख नेता और बड़े अधिकारी शामिल हैं। आरोप ये भी कि इस सिंडिकेट ने पैरेलल आबकारी सिस्टम चलाया, जिसके तहत बिना ऊंची दस्तावेजों के सरकारी दुकानों के जरिए अवैध शराब बेची गई। हालांकि भूपेश बघेल की तरफ से तमाम दावों को खारिज कर बीजेपी की चाल बताया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर विवाद बढ़ गया है। भाषा विवाद और परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। राज्य सरकारों और मोदी सरकार में ठनी हुई है और अब इसी राह पर मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी भी चल पड़ी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। तो चंद्रबाबू नायडू के किस कदम से टेंशन में आई बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों में इस वक्त तनाव के हालात है। इसकी वजह है मोदी सरकार की 2026 में की जाने वाली प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया, जिसको लेकर दक्षिणी राज्यों में डर का माहौल बना हुआ है। पहले ही इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के बड़े सहयोगी दल टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने की बात कह दी है। ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा झटका सहयोगी पार्टी टीडीपी की तरफ से लगने वाला है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत तीसरा बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही अगर महिला लड़के को जन्म देती है तो उसे गाय भी उपहार में दी जाएगी। ये घोषणा राज्य के विजयनगरम से टीडीपी के सांसद कालीसेट्टी अप्पला नायडू ने की है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आंध्र प्रदेश से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देने का बल दिया गया हो। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी चिंता जाहिर की थी और लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी की थी। लेकिन ये मुद्दा इस वक्त अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों में अपने दायरों में कमी का डर बना हुआ है। ऐसे में दक्षिण के राज्यों के नेताओं का मानना है कि अगर उत्तर भारत के मुकाबले 2031 तक आबादी का संतुलन नहीं बनाया गया तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और राष्ट्रीय निर्णय में उनका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। बताते चले, अगर दक्षिण भारत के उत्तर भारत में जनसंख्या का गैप बढ़ा तो इसका असर देश की राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का फिर से बंटवारा करना अनिवार्य होता है। हालांकि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। 2001 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान परिसीमन हुआ, मगर सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया गया। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह के परिसीमन पर दिए बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर दक्षिणी राज्य उभर कर सामने आ रहे हैं। देश में पिछले कुछ वक्त से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर कई बार सवाल भी खड़े हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे से बचती दिखाई देती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान और प्रत्येक मत की महत्वता को रेखांकित करते हुए अहम टिप्पणी की। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए अहम फैसला सुनाया और कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वो चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाईकोर्ट के एसडीएम द्वारा दोबारा गणना के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने चुनाव आयोग पर उठते सवालों को तेज कर दिया है, साथ ही विपक्ष के तमाम आरोपों को भी सही ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा, चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बता दें, कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में दी। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड भी गायब थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने 6 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रोसीडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। इसी के साथ अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब है और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती तो ये माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में आता है, यानी कि उस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही। बताते चले, अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश देते हुए साफ कहा था कि मतदान खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा सुरक्षित रखा जाए, इसका डेटा डिलीट न किया जाए, क्योंकि ईवीएम को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और अभी भी विपक्ष को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। उस वक्त भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोपों के बाद यह आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही
चुनाव प्रक्रिया में धांधली और चुनाव आयोग के 7 सवालों के घेरे में विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने की आरोप लगा रहा है। हालांकि विपक्ष की आवाज को लगातार नजरअंदाज भी किया जा रहा है, जो कि सवालों को खड़ा करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।